एवरीवन, वेलकम बैक टू एलन जेई। लास्ट सेशन में हमने देखा था तेजस सीरीज मार्क 2 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पार्ट 1। नाउ वी गोइंग टू सी पार्ट 2, मतलब जेई एडवांस के पीवाईक्यू की जो हमने शुरुआत करी थी सॉल्व करने का, वो सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों, जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझते हैं, एक सुंदर सा फिगर ड्रॉ करते हैं और उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देयर आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइंस x equals to plus minus r. The wire located at x equals to plus r carries a constant current I1 and the wire located at x equals to minus r carries a constant current I2. तो बेटा xy प्लेन के अंदर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स रखे हुए हैं और वो बता रखा है हमको कहां पर रखे हुए हैं, ए के x इक्वल्स टू प्लस आर पर और ए के x इक्वल्स टू माइनस आर पर। जो प्लस आर पर उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, जो माइनस आर में उसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। एक सर्कुलर लूप भी है जिसकी रेडियस r है and it is suspended with its center at 0,0,√3r। मतलब ये जो पॉइंट है ये z एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा, इस पे उस लूप का सेंटर है, z एक्सिस पर इस लूप का सेंटर है √3r दूरी पर ओरिजिन से, एंड इन प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन। और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर लूप है, ये xy प्लेन के कैसे है, पैरेलल रखा हुआ है। This loop carries a constant current I in the clockwise direction as seen from above the loop. ऊपर से देखने में इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द प्लस जे डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, अगर उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको लेना है पॉजिटिव, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हो जाएगा नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज आर ट्रू। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स है, तो हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो बेटा सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम यहां पर अपन ड्रॉ कर देखते हैं। ऐसा कुछ ये डायग्राम दिखेगा, आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू प्लस आर, है ना। ये हो गया यहां पर x इक्वल्स टू माइनस आर, ध्यान से देखिएगा। ये दो वायर्स है, आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन है, ये हमने एक्स एक्सिस मानी है, ये जेड एक्सिस मानी है। तो सेंस ऑफ रोटेशन से देखोगे तो एक्स क्रॉस वाई जेड आना चाहिए, मतलब वाई अंदर की तरफ कुछ ऐसे होगी। ये एक्स इक्वल्स टू प्लस आर है, ये एक वायर रहा, एक्स इक्वल्स टू माइनस आर ये वायर रहा, ये एक्स वाई प्लेन में है। और यहां पर ये √3r दूरी पर ओरिजिन से इस लूप का सेंटर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम खुद को बनाना है भाई, ये √3r ये सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो r है। इस लूप का जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है r। इस लूप का रेडियस r है और ये xy प्लेन के पैरेलल आपको दिख भी रहा है, ठीक है। इसके अंदर करंट ऊपर से देखने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एरो आपको दिख रहा है ऊपर से देखने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इस वायर में करंट y की तरफ जाएगा, मतलब इनटू द प्लेन होगा, तो उसको पॉजिटिव मानना है, आउटसाइड द प्लेन को क्या मानना है, नेगेटिव। मतलब ऐसे हुआ तो नेगेटिव मानना है, ऐसे हुआ तो पॉजिटिव मानना है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं और फटाफट फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिखने में भयानक लग रहा था, अगर ये डायग्राम बन गया ना, यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना था मेन, और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना था। जिन बच्चों ने कर लिया, क्वेश्चन तो बस अब कुछ बचा नहीं है, 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 20% बाकी है जो अभी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बोला गया सॉरी, इफ I1 is equals to I2 then B cannot be equal to 0 at the origin। उन्होंने बोला कि यहां पर ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती अगर दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। अब I1 इक्वल्स टू I2 बोल दिया, मतलब इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है। आप समझिए, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। दोनों में करंट मान लिया I फ्लो हो रहा है, दोनों वायर्स में करंट कितना मान लिया हमने, I फ्लो हो रहा है। तो सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो बेटा इस वायर की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो देखिए ध्यान से, अंदर की तरफ। और इसकी वजह से कितनी आएगी, इस वायर की वजह से, मेरे हिसाब से इसको मान लेते हैं लेटस से B1, इसको बोल लेते हैं, या इसको B2 बोल लेते हैं क्योंकि इसको सेकंड वायर बोला गया है ना।
I1 I2 जिस तरीके से लिए गए हैं वैसे ही लेते हैं अपन, चेंज नहीं करते। ये V2 हो गया, और इस वायर की वजह से राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए, तो इसकी वजह से आएगी ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका B1। आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट के डिस्टेंस दोनों वायर से सेम है, तो आई कैन राइट दैट B1 विल बी इक्वल्स टू B2 इन दिस केस। हेंस इन दोनों वायर की वजह से B ड्यू टू वायर्स, ये तो जीरो हो जाएगा, B ड्यू टू वायर्स तो जीरो हो जाएगा। लेकिन भैया लूप तो बाकी है ना हमारा, ये प्यारा सा लूप तो बाकी है ना। अगर ये लूप बाकी है तो इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, खपाच नीचे की तरफ कैसे होगी। लूप में जैसे करंट फ्लो कर रहा है अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, ऐसे ही आप कर्ल करोगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो यहां पर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। लेट अस चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये दिस इज B ड्यू टू लूप। इस ये बच जाएगी, अगर ये बच जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैन नॉट बी जीरो, नेट जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि लूप की वजह से तो आएगी ही आएगी। तो यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। खेल खत्म, ए का तो हो गया। बी पर चलते हैं। इफ I1 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये I1 है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो इसको इधर ही मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा सा अपन इसको मिटा कर, ये पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव y की तरफ है, एंड I2 इज लेस देन जीरो मतलब ये नेगेटिव है। अगर बेटा ये नेगेटिव है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये इसकी डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगी, ऐसे, दिस विल बी I2। तो बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट कैन बी इक्वल टू जीरो एट द ओरिजिन। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है ओरिजिन पर, इसको भी देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखो, ये हटा देते हैं, है ना। अब देखो बेटा, अगर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो किधर आएगी, ऊपर की तरफ, कोई शक नहीं है, ऐसे आएगी ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्यू टू I1। ये हो गई आपकी B1। अच्छा, I2 की वजह से कैसी होगी, अगर I2 की वजह से भी देखोगे तो वो भी ऊपर की तरफ होगी, तो B2 भी ऊपर की तरफ होगी, तो इधर ये बना देते हैं, दिस इज B2। और लूप की वजह से तो हमने अभी अभी देखी थी, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लूप में तो करंट वैसे ही फ्लो हो रहा है, तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी। अब देखो, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि B1 प्लस B2 इक्वल्स टू B लूप हो जाए। अगर ऐसा है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ना, दैट B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 किसके बराबर हो जाए, B लूप के बराबर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सेंटर पर, सेंटर नहीं मतलब ओरिजिन पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और यहां पे बोला भी कैन बी इक्वल टू जीरो, मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सी ऑप्शन पर चलते हैं। अब I1 कर दिया लेस देन जीरो, यस माय डियर फ्रेंड्स, अब I1 कर दिया है लेस देन जीरो। अगर I1 लेस देन जीरो कर दिया मतलब इसमें करंट अब ऐसे फ्लो हो रहा है, और I2 कर दिया है ग्रेटर देन जीरो मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो इसकी वजह से अब पूछा गया है कि B कैन बी इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन। अब बोला गया है क्या अब B जीरो हो सकता है क्या ओरिजिन पर, मैंने कहा क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, लूप की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, इन दोनों की वजह से और देख लेते हैं, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर देखोगे तो नीचे की तरफ आएगी, तो B1 आएगा नीचे की तरफ, B1 नीचे की तरफ। अच्छा, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ ही है, तो B2 भी आएगा नीचे की तरफ, तो B2 भी आएगा नीचे की तरफ। तो अब आप देखो, क्योंकि तीनों ही सेम डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट करेगी नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है, बट यहां पे बोला इट कैन बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, सो सी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बड़े ही प्यार से देखते हैं, I1 इज इक्वल्स टू I2। पहले तो सिचुएशन बना लेते हैं, इन सबको थोड़ा सा हटाते हैं यहां से, है ना, ये हटाते हैं। अब वापस बोल दिया गया I1 इक्वल्स टू I2, मतलब वही ए ऑप्शन की तरह, ये I1 हो गया अंदर की तरफ,
ये I2 हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, डायरेक्शन वाइज भी सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I2 कर दिया। देन द Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब अब आपको जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट पूछा है यहां पर लूप के सेंटर पे माय डियर, यहां पर। ये ना इस फिगर से थोड़ा सा इमेजिन करने में हो सकता है बच्चों को परेशानी हो। इसको करने के लिए अपन थोड़ा सा फिगर को चेंज करते हैं और इधर मैं एक बेहतरीन सी फिगर बनाने की कोशिश करता हूं समझाने के लिए चीजों को, है ना बेटा। तो बड़े ध्यान से देखना है, नीचे वाला ये एक्स वाई प्लेन अपना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब आप समझोगे अगर ध्यान से, तो यहां पर देखो x इक्वल्स टू प्लस, ये वायर है, इसमें करंट अंदर की तरफ है क्योंकि y अंदर की तरफ पॉजिटिव है ना। ये इधर है और ये इधर आ गया, इसमें भी करंट अंदर की तरफ है, ये वायर 1 ये वायर 2। ये यहां पर √3r दूरी ऊपर z एक्सिस पर, समझिएगा, ये √3r, इसको ऐसे नहीं लिखते अपन, काम करते हैं, अभी बाद में लिख देंगे, √3r है, यहीं बाद में लिख देंगे, है ना। यहां पर अपने पास पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट। पहले इन वायर की वजह से देखते हैं बेटा, वायर की वजह से आप देखो ये अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसमें करंट फ्लो रहा है अंदर की तरफ, फिंगर्स ओपन करो, पाम आपको डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से B2। सिमिलरली अगर अपन इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आपको ऐसे अपनी फिंगर्स को ओपन करना पड़ेगा, पाम आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, यस और नो। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, B1 कुछ ऐसे आ जाएगी, बड़े ही ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये आ गई B1। बेटा दोनों में करंट सेम है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, माइंड इट, ये करंट I है तो ये करंट भी क्या है, I है ना। अब आप देख सकते हो सिमेट्री से ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, सो दिस एंड दिस विल बी इक्वल। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कल भी अपन ने ऐसा कुछ क्वेश्चन करा था। तो आप देख सकते हो कि जो B1 के ये वाले कंपोनेंट्स हैं, कौन से वाले कंपोनेंट्स माय डियर, B1 के ये वाले कंपोनेंट, B1 का ये कंपोनेंट और B2 का ये कंपोनेंट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई शक नहीं है, ड्यू टू सिमेट्री यू कैन सी। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रही है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और हमको माइंड इट, Z कंपोनेंट से ही मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के, Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से ही हमको मतलब है। तो वायर्स की वजह से तो कोई Z कंपोनेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। अब केवल क्या बचा प्यारे बच्चों, अब बचा केवल लूप। अब केवल क्या बचा है, लूप बचा है। तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना हो जाएगा बेटा, वो हम सबको पता है, वो हो जाएगा μ0, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, कैपिटल I बोला गया है तो कैपिटल I लिख लेते हैं, μ0 I बाय 2R, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, μ0 I बाय 2R, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो नीचे की तरफ आएगा तो -Z है, तो यहां पर अपने को एक माइनस साइन और लगा लेना है, तो ये मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा Z कंपोनेंट का। और इन्होंने भी यही दिया है, आप क्लियरली चेक कर सकते हो, इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे A, B एंड D। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अगर बच्चे ने ये डायग्राम और इससे थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लिया, इमेजिनेशन की बात, अगर ऐसा कर लिया तो खेल खत्म था, ऑप्शन वाइज चलो आराम से मार्क्स पाओ। क्लियर, सिंपल, कैन वी मूव फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां से है। 2018 में एक और बार क्वेश्चन आया, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये समझ पा रहे होंगे इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे ऐसे ईयर्स हैं जहां पर JEE एडवांस ने 2-2 या फिर 3-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा, लेकिन कुछ साल ऐसे भी हैं जब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है ना। तो तैयारी पूरी रखनी, बस मेन चीज ये है। आओ क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्या बोला गया, इन द XY प्लेन द रीजन Y ग्रेटर देन 0 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 K कैप। अब आप समझिए, यहां पर अपन देख भी लेते हैं, ये X ये Y, तो ये मेरी XY प्लेन हो गई, Z कुछ ऐसे होगा बाहर की तरफ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बोली गई है फॉर Y ग्रेटर देन 0, अगर Y ग्रेटर देन 0 की बात करो, मतलब ये ऊपर वाला X एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, इसके अंदर B1 मैग्नेटिक फील्ड और K कैप डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब डॉट है। आप ये समझ रहे होंगे, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, ये है डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज बाहर की तरफ, है ना। और B1 है ही सही लिखा हुआ है। A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis with speed v0
इक्वल्स टू पाई मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट करा गया है विद वेलोसिटी ऑफ पाई मीटर पर सेकेंड। वो भी यहां पर लिखा हुआ है, जरूरत नहीं अपने को लिखने की, लिखा हुआ है v नॉट इक्वल्स टू पाई मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया है एट t इक्वल्स टू 0 एज शोन इन द फिगर। हमने देख ही लिया। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी अगर अपने को नहीं सोचना है। लेट t इक्वल्स टू कैपिटल T बी द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब भाई यही बच्चा गलती करके बैठा था, ये पढ़ना भूल गए तो निमट जाओगे। देखो अब समझते हैं पहले इसका मोशन कैसा होगा, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो वेलोसिटी आपने दी ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ इस रीजन में, तो किधर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, या घूमेगा भी या नहीं घूमेगा वो समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, v क्रॉस बी। अगर बेटा तो v क्रॉस बी करेगा, v ऐसे है, b बाहर की तरफ है, तो v क्रॉस बी करोगे तो किधर फोर्स लगेगा, उधर। अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स उधर है, इसका मतलब क्या है, ऐसे टर्न मारेगा, ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आई सर कि ये क्या होगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो अपन ग्रीन कलर से यहां पर दिखा देते हैं, समझिएगा। ये कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ लेगा, अरे लेगा नहीं लेगा, ये ऐसे घूमेगा, है ना। अब ये यहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को। ये टाइम नहीं बोला गया है टी, उन्होंने बोला एक्स एक्सिस को क्रॉस तो करना है फ्रॉम बिलो, नीचे से एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है, ऊपर से नहीं है। तो ऊपर से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना, क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम बिलो। तो भाई ये गलती बच्चा यहां कर सकता है कि वो यहां पर देख ले कि कितनी देर में एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वो नहीं है टी। टी इक्वल्स टू टी कौन सा टाइम है, टी इक्वल्स टू कैपिटल टी वो टाइम है जब एक्स एक्सिस को नीचे से क्रॉस करेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इफ b2 इज इक्वल्स टू 4b1, तो यहां पर y एक्सिस के नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b2 गिवन है। वो कितनी गिवन है बेटा, b2 गिवन है, और वो कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ b1। अब समझना, b2 इज गिवन मी एज 4 टाइम्स ऑफ b1। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड मुझसे पूछी गई है अलोंग द एक्स एक्सिस इन द टाइम इंटरवल t। इस टाइम इंटरवल में आपसे पूछी गई है एवरेज स्पीड, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, समझिएगा। अब बेटा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना 4 टाइम्स हो गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोला गया 4 टाइम्स v1 है, मतलब डायरेक्शन में तो कोई परिवर्तन नहीं है, उस उधर डॉट था तो इधर भी क्या रहेगा, डॉट ही, लेकिन 4 टाइम्स हो गई। अगर 4 टाइम्स हो गई तो आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv अपॉन qb। अगर मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो गई तो रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाएगा। भाई m वही है, v वही है, q वही है, बस b तो 4 टाइम्स हुआ है तो रेडियस यहाँ पे कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, अगर रेडियस 4 टाइम्स कम हो गया तो क्या ये कुछ इस तरीके से छोटा सा सर्कल करके यहां पर, अब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो इस पूरे मोशन में जो टाइम लगा है वो आपको टी दिया है माय डियर। इस पूरे मोशन में जो टाइम लगा है वो टी दिया है, ये जाकर छोटे से सर्कल में घूम जाएगा ये, है ना। रेडियस कम हो गई है क्योंकि 4 टाइम्स रेडियस कम हो गई है, ठीक है, ये बात समझ में आई। एवरेज स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस पूछी गई है। अगर एवरेज स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस निकालनी है तो समझो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अगर मुझे एवरेज स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी है तो यू हैव टू राइट टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ये समझेगा, अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मुझे टी गिवन ही है, टोटल टाइम कितना गिवन है, टी, ये आ जाएगा भाई। तो कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ऐसे चला तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस कितना चला, समझिएगा वो चला 2r1। अगर ये बड़े वाले की रेडियस यहां से अपन r1 बोल देते हैं, एंड लेट अस से अपन इसको r2 बोल देते हैं। तो पहले तो चला 2r1, फिर चला 2r2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखनी है तो हो जाएगी 2r1 प्लस 2r2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। 2 तो कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया 2/t। अब r1 बेटा, r1 कितना हो जाएगा, mv/q b1,
कितना हो जाएगा mv/q_b1। और R2 कितना हो जाएगा बेटा, R2 अगर अपन ध्यान से देखें तो R2 हो जाएगा mv/q, और B2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ B1, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1। ये हो गया, ठीक है, ये बात भी समझ में आई। अब T को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अपने को तो यहां पर न्यूमेरिकल टाइप आंसर देना है, तो T को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो बेटा टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सर्कल चला है ये, इस बात का ध्यान रखें, कितना चला है हाफ सर्कल। तो मेरे हिसाब से टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, पाई m/qb, है ना। तो T1 जो टाइम लगेगा, T1 टाइम वो ये होगा, और T2 टाइम मेरे हिसाब से हो जाएगा बेटा पाई m/qb2, यू ऑल नो दैट। तो टोटल टाइम T कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर अपन यहाँ से टोटल टाइम T निकालें तो पाई m/q, तो कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 1/4, 1 + 1/4 विल बी 5/4, तो ये आ गया यहाँ पर 5/4। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2/5/4, 5/4 पाई m/q, पाई m/q, और इधर क्या है ये m, एक काम करते हैं इधर से भी m कॉमन ले लेते हैं, है ना, mv कॉमन ले लेते हैं, अपॉन q कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 + 1/4, ये बच रहा है ना 1 + 1/4। यहाँ पर b भी आएगा ना बेटा, ये b1 आएगा, क्या आएगा b1, ठीक है, यहाँ पर b1 आएगा, यहाँ भी b1 आएगा, इधर q_b1। मैं थोड़ा सा इधर इरेज करता हूँ, साइड में लिखते हैं 2 × 4, 2 × 4 q_b1, q_b1, है ना, ये लिख दिया अपन ने, और इधर भी रहेगा ये q_b1, b1 भी तो कॉमन ले लिया, और ये बन जाएगा यहाँ पर 1 + 1/4, यानी कि वही 5/4 बन गया। अब देखो भाई जो कट पिट रहे हैं उनको काटो पीटो, तो देखो m ने m को उड़ाया, सॉरी m ने m को उड़ाया, पाई से v, अरे v पाई के ही तो बराबर है, तो ये भी काट दिया, ठीक है, 5 से 5 भी निपटा दो, 4 से 4 निपटा दो, q_b1 से q_b1 निपटा दो, कितना बचा बेटा, ये बचा 2, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। सिंपल था, ये आपको पता ही है भाई, क्योंकि सेमी सर्कल कराया ना बेटा, इसलिए मैंने T1 को ऐसे लिखा है, ये बस समझ लेना, क्योंकि सेमी सर्कल है, फुल कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसलिए अपन ने टाइम को ऐसे लिख दिया है, ठीक, सिंपल। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2018 का अपन ने जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020, मतलब 2019 में जेईई एडवांस ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं ये कह रहा हूँ किसी किसी साल 2 क्वेश्चन है, किसी किसी साल 3 क्वेश्चन भी है ना, और किसी किसी साल आप देख सकते हो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। क्या है 2020 का क्वेश्चन? एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, इट इज अ गुड कैटेगरी क्वेश्चन, छोटा सोल्यूशन है, कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, भी आप देखना। सोल्यूशन बहुत छोटा है लेकिन समझना बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखते हैं। A circular coil of radius r and n turns has negligible resistance as shown in this schematic figure। तो यहां पर आप देख सकते हो एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस तो r है और n टर्न्स है और इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical। ये 2 वायर्स है, इसके 2 एंड कनेक्टेड है, दिख रहे हैं आपको, और ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। The wires are connected to a capacitor। अब आप देखो ये वायर किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर कैपेसिटर से कनेक्टेड है, विद चार्ज Q थ्रू अ स्विच। तो स्विच भी है और इस कैपेसिटर पे बेटा आपको चार्ज दिया है Q, इस बात का ध्यान रखें, चार्ज है कैपेसिटर। द कॉइल इज इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0, और यहां पर ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है B0, जहां पे कॉइल है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, ठीक है।
व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू दी कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। भाई उसने बोला जैसे आप स्विच को यहां पर बंद करोगे ना, ये चार्ज इधर फ्लो करेगा और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में बोला गया है। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल विल बी। आपको ये बताना है कितना एंगुलर मोमेंटम ये कॉइल गेन कर लेगा जितनी देर में पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time। ऐसा मानना है कि ये जो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, assume that discharge time is so short, इतना छोटा है कि कॉइल हार्डली रोटेट करा है, इतना ज्यादा dt टाइम है, आप ये मानो dt टाइम में पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है कि कॉइल रोटेट ही नहीं करा, आप ये मान के चलो, है ना। ओके, तो आपको यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना इसने गेन कर लिया होगा ये बताना है। बेटा आप समझो, जैसे आपने स्विच को बंद करा ना, तो झटके से पूरा का पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा इस कैपेसिटर का, मतलब बहुत तेज ये चार्ज का डिस्चार्ज हुआ है, यहां पर करंट फ्लो करा है इसके अंदर, ड्यूटी टाइम में पूरा का पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो गया, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, तो समझते हैं, जैसे बेटा यहां पर चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब आप समझो एक करंट कैरिंग लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लिखते हैं अपन, याद करो थोड़ा सा, टॉर्क एम भी लिखेंगे, अरे साइन 90 हो गया ना, वो तो 1 हो गया, साइन 90 हो गया तो 1 हो गया, एम भी लिखोगे, और एम बी को कैसे लिखोगे बेटा, एन टर्न्स है तो इसको लिखोगे एन पाई आर स्क्वायर, एन पाई आर स्क्वायर आई बी, ये लिखोगे एन पाई आर स्क्वायर आई बी, ये हो गया बेटा टॉर्क। अब समझिएगा, जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ टॉर्क, लेकिन ये बहुत रैपिडली करंट फ्लो हुआ है ना, चार्ज एकदम खटाक से डिस्चार्ज हो गया है, तो झटका वाला फील आएगा, झटका वाला फील आएगा, तो थोड़ा इंपल्स से अगर आप रिलेट करो ना तो मजा आएगा, झटके वाला फोर्स इंपल्स, तो आपने पढ़ा है इंपल्स कितना होता है, एफ डी टी इज इक्वल्स टू, अगर अपन देखें तो एफ डी टी कितना आता है बेटा अपने पास, इट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और सिमिलरली आप जानते हो, अगर मैं टाउ डी टी लिखूंगा तो ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल टाउ डी टी, इंटीग्रल एफ डी टी होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब समझिए, इनिशियली तो इसका कोई एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था, मान लो कुछ फाइनल इसके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा वो तो एल के बराबर ही आया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अपन ने मान लिया इसका एल है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना है, एल है, ये मान लिया हमने, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आया, एल के बराबर आया। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर आया 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 आया, ठीक है, बढ़िया बात है। समझिएगा, टाउ डी टी का इंटीग्रल विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल के बराबर, जो ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम है यही मुझे निकालना है। अब टाउ की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ये रही, एक बार पुट करते हैं इधर, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पाई आर स्क्वायर बी आई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू एल। अब एन पाई आर स्क्वायर बी, ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो आप देखिए एन पाई आर स्क्वायर बी तो बाहर आ गए, ये बचा इंटीग्रल आई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू एल। और बेटा इंटीग्रल आई डी टी क्या होगा, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दिस, और टोटल चार्ज कितना फ्लोन होगा, जितना कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज था, तो क्या ये इंटीग्रल आई डी टी क्यू के बराबर है, तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसने गेन करा वो कितना करा, एन पाई आर स्क्वायर बी इंटू क्यू। मैच कर लीजिए आंसर किस में मैच हो रहा है, एन पाई आर स्क्वायर, ये बी नॉट दिया है तो उसको बी नॉट लिख लीजिए, आर स्क्वायर भी कैपिटल है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से पाई एन, ये रहा पाई एन बी नॉट क्यू आर स्क्वायर, तो बॉम्बे शुड बी दी करेक्ट आंसर, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल था, इजी था, समझना था बस क्वेश्चन को कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो उस पर टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट की वजह से एंगुलर मोमेंटम
गेन कर लेगा, लेकिन इतना झटके से हुआ है कि यहाँ पर एंगुलर इंपल्स वाली बात हो जाएगी और वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। तो उस चीज को आपको यहाँ पर यूज करना था। बढ़िया क्वेश्चन था, शॉर्ट एंड स्वीट सोल्यूशन था, लेकिन समझना बढ़िया था इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है 2021 का बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं तो बोलूंगा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और ये शायद ही किसी बच्चे ने छोड़ा होगा जिसने 2021 में इसको जो इस एग्जाम में अपीयर हुआ है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, लड्डू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है। एन अल्फा पार्टिकल जिसका मास 4 mu हमको पता ही है, एंड अ सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन मास 32 mu आर इनिशियली एट रेस्ट. They are accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle. Within this region, the alpha particle and the sulfur ion move in a circular orbit, जो हमको पता ही है, radius r alpha and r beta respectively. तो r beta नहीं है, यह r alpha and r s सल्फर की है ना। तो the ratio of r s upon r alpha क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा, अभी हमने देखा, बहुत बार देख चुके हैं, जो R का फॉर्मूला होगा वो होगा mv अपॉन क्यूबी। अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करा गया है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और उसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो होता है mv अपॉन क्यूबी। इसी को अपन लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी, लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना दैट मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाती है 2m के, और ये P ही तो है, 2m के का अंडर रूट आ जाएगी P की वैल्यू, तो वो लिखा है। थियोरिटिकल बातें हैं, आपको थियोरी में पढ़ाई है क्लास के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये भी आपको पढ़ा है, इसको लिख सकते हैं Q इंटू वी। वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है भैया, पोटेंशियल है, इस बात का ध्यान रखना। तो 2m QV अपॉन QB, और दिस कैन बी रिटर्न एज, या अपन यहीं से एक चीज डिड्यूस कर लेते हैं कि जो रेडियस है उसका रिलेशन ऐसा कुछ है। तो देखो दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा गया है, बोला गया है, मास दोनों का अलग है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं जो रेडियस है इसको अपन लिख सकते हैं, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन क्यू। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये √m अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, कि v सेम है दोनों के लिए, b सेम है दोनों के लिए, और 2 तो कांस्टेंट है ही सही, तो ये m बाय √q इसके प्रोपोर्शनल आ गई। तो अपन यहाँ से rs अपॉन r अल्फा निकालना है ना, तो कुछ भी नहीं बचा अब तो, rs अपॉन r अल्फा विल बी इक्वल्स टू ms अपॉन m अल्फा q अल्फा अपॉन qs। वैल्यू पुट कर दो, सब क्वेश्चन में गिवन है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सल्फर का कितना दिया है बेटा 32, ये 4 हो ही गया है, तो 32/4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा पे चार्ज आ जाएगा 4 और 2, हीलियम आयन है ना वो अल्फा पार्टिकल, तो 2, और सल्फर बोला गया सिंगली चार्ज्ड मतलब 1। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 से कट गया 2 टाइम्स, और 16 टाइम्स 16 का रूट आ गया 4, कितना आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। ये सब चीजें आपको थ्योरी में क्लास में पढ़ाई है, केवल वैल्यूज पुट करनी थी, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका एक आध ऑप्शन तो उन्होंने इतना बढ़िया दिया है ना, मतलब मजा आ जाएगा। बच्चों को दिमाग चलाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब फंसेंगे, बहुत बच्चे फंसे होंगे कहीं ना कहीं। तो देखते हैं क्या बोला गया बेटा इस क्वेश्चन में। देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, one of radius r and the other of radius 2r lie in the xy plane with the origin as their common center as shown in the figure। तो दो लूप है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, और दोनों कंसेंट्रिक है, और इनका जो सेंटर है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और दोनों xy प्लेन में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। द स्मॉलर लूप कैरीज करंट I1 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हो छोटे में I1 करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड द लार्जर लूप कैरीज करंट I2 इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद I2 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ I1। ठीक है, इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, डेटा दिया है शायद कहीं काम आए। I2 ग्रेटर देन 2I1। B
x कॉमा वाई डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x कॉमा वाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई हैं उस पर, इन दी xy प्लेन में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं भाई, एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखो, तो पहले ऑप्शन में बोला गया है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सवाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। तो आप समझिए थोड़ा सा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझना, किसी भी लूप की वजह से, अगर मैं आपको समझाऊं, मानो ये लूप है अपना, ये लूप है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे? आप बोलोगे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर सेंटर पे कुछ ऐसी है, ऐसी बताओगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताओगे। लेकिन अगर मैं इसी लूप में और पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं आपसे, तो आपने देखा होगा आप मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ ऐसे डिनोट करते हैं या कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसे। करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, सिमिलरली इस तरफ भी होगी। सिमिलरली मतलब आप ऐसे समझिए लूप है ना, और इस लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, समझ रहे हो ना? इमेजिन करो ये लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो अब अगर मैं इस प्लेन में बात करूं, तो इस प्लेन में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही है भाई। ये जो प्लेन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है ना, आप ऐसे समझिए। यस और नो? हाँ, तो अगर यहां पर ये दो लूप रखे हुए हैं, इनकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस एक्स वाई प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही होगी। आइदर वो क्रॉस हो सकती है या फिर वो डॉट हो सकती है। आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रॉस बताओगे या डॉट बताओगे, या तो अंदर घुसते हुए होगी या बाहर निकलते होगी, लेकिन इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही होगी ना। इस बात की 100% गारंटी है, जो कि आप यहां से भी देख सकते हो। यस और नो? हाँ सर। तो यहां पर ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या बोला है, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन ऐसे समझते हैं कि मान लो मैंने कोई ये पॉइंट ले लिया है यहां पर, है ना, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया है जो कि ओरिजिन से ये आर दूरी पर है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई, समझिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, और ये है आर दूरी पर। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं ओरिजिन से ही, वो भी आर दूरी पर ही है, सेम दूरी पर, ये रहा, लेकिन वो यहां पर है ना। इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे लेकिन ये भी आर दूरी पर है। क्या आप सिमिट्री से ये फील ले सकते हैं कि इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट, मैंने दो पॉइंट लेकर आपको समझाई है ये बात, चाहे ये पॉइंट हो वन पॉइंट या ये सेकंड पॉइंट हो, यहां भी ले सकते हो आप थर्ड पॉइंट, वो भी आर दूरी पर होगा, फोर्थ पॉइंट ले लो वो भी आर दूरी पर होगा। इन सब पर सिमिट्री से देखिए, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स दोनों लूप से सिमिट्रिक है। तो क्या सब पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और वो क्या केवल और केवल एक्स कॉमा वाई पर डिपेंड करेगा? भाई मैं एक और ऐसी लाइन बना दूं यहां पर, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी, कुछ ऐसे अगर अपन एक लाइन बना लें, लेकिन क्या इस लाइन पे लाया करने वाले हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है वो, सर्कुलर लाइन कैसी है, सिमेट्रिक है। तो क्या बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर। हाँ, अब ये भी देख लीजिए, आर की वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखने जाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगी, दैट यू कैन सी, क्योंकि एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट है।
तो बिल्कुल सही हो गया है तो पॉइंट, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया यहाँ पर। सी को अभी थोड़ी देर में देखते हैं, है ना, सी को अभी अपन देखते हैं, पहले डी कर लेते हैं। डी में क्या बोला गया, बी एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स। अब ये बोला गया है, मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, ये बोला गया है कि दोनों लूप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस जगह दोनों लूप्स के बीच में, दोनों लूप्स के बीच में जो जगह है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्मली आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ है। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। क्या वो बाहर की तरफ होगी या वो अंदर की तरफ होगी, अभी देख लेते हैं। बेटा अगर मैं केवल बाहर वाले लूप की वजह से पूछूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड केवल बाहर वाले लूप की वजह से, तो बाहर वाले लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, देख ऐसे फिंगर्स को कर्ल करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, बड़े ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी क्रॉस, ये बाहर वाले लूप की वजह से, बाहर वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर की तरफ है। अच्छा, अगर मैं अंदर वाले लूप से पूछूं, कि इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो पहले अंदर वाले लूप की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर वाले लूप की वजह से, यहां पर, तो देखो अंदर वाले लूप की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, तो यहां तो होगी बाहर की तरफ। लेकिन आप समझिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगी, तो ऐसे निकलेगी क्या, फिर अंदर घुसेगी, मतलब यहां से निकलेगी यूं और फिर अंदर जाएगी। ऐसे यहां पर अगर अपन देखें तो अगर यहां पर ये डॉट है तो क्या इधर जाकर अंदर घुस जाएगी, तो क्या यहां पर क्रॉस ही होगी, समझो। अरे इस रीजन में तो क्रॉस होगी, इसकी वजह से भी कोई भी सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ये उल्टा बना देते हैं, जैसा इधर है वैसा ही बना देते हैं। तो आप इसके जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे डॉट, लेकिन क्या यहां पर क्रॉस होगी, सोचो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, तो बाहर तो क्रॉस होगी ना। तो इस लूप के जो बाहर है, बाहर वाला पोर्शन है, वहां पर इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और I2 की वजह से भी अंदर है। तो आप समझिए इस पूरे रीजन में जो इन दोनों के बीच में है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है दोनों की वजह से। अगर दोनों की वजह से अंदर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। और यहां पर क्या बोला गया, पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड बोला गया है, इसका मतलब ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन गलत है भैया, वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो हो गए। अब आते हैं अपन सी ऑप्शन पर। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ऑप्शन यही था बच्चों को, जिसने सबसे ज्यादा परेशान करा है, तो बच्चों ने कर लिए थे बाकी 3, तो यहां पर दिक्कत आई, समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट्स फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोला गया है कि यहां से लेकर यहां तक बीच में यहां पर कहीं भी जीरो नहीं हो सकती, इट इज नॉन जीरो। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज नॉन जीरो फॉर ऑल दी पॉइंट्स, है ना, मतलब यहां पर कहीं भी बीच में, यहां पर कहीं भी बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जीरो नहीं हो सकती, हर जगह जीरो से बड़ी होगी, ऐसा बोला गया है। समझते हैं क्या होगी या नहीं होगी, इसको समझते हैं। इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करते हैं यहां पर सेंटर पर, ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बेटा ऊपर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो समझिए वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, छोटे वाले लूप की वजह से तो बाहर है और बड़े वाले लूप की वजह से अंदर है। तो जो B1 है वो तो डॉट है और जो B2 है वो क्रॉस है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी क्या क्रॉस होगी, जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में होगी। अब अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बेटा अपन निकालते हैं B1, क्या निकालते हैं B1 की वजह से हो जाएगी बेटा म्यू नॉट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 अपॉन 2R, कोई शक नहीं है। और B2 कितना हो जाएगा बेटा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू 2R दैट इज 4R। ठीक है, अब
ये क्लियरली बोला गया I2 इज ग्रेटर देन 2I1। अब समझिए, अगर I2 2I1 से बड़ा है तो क्या B2 B1 से बड़ा है क्या उस पॉइंट पर O पर? इफ I2 इज ग्रेटर देन 2I1, ये बोला गया है ना यहाँ पर कि जो I2 है इट इज ग्रेटर देन 2I1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I2 इज ग्रेटर देन 2I1। अगर I2 ट्वाइस ऑफ I1 से बड़ा हो गया तो ये वाला पोर्शन आप क्लियरली देख सकते हो इससे बड़ा हो गया, मतलब B2 बड़ा हो गया B1 से। इसका मतलब क्या है कि B2 बड़ा हो गया B1 से। जिसको ऐसे नहीं चमक रहा उसको अभी चमकवाएंगे, परेशान मत हो। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि B2 बड़ा है किससे? B1 से। ये समझ में आया इससे, ये जो डेटा यहाँ पर दिया था। अच्छा सर कैसे समझ में आया? मैंने कहा एक काम करते हैं, B2 माइनस B1 निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब B2 बड़ा है, और B2 बड़ा है मतलब जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर O पर वो क्रॉस होगी। तो B2 माइनस B1 निकालने के लिए मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। निकालते हैं B2 माइनस B1, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 बाय 4R माइनस म्यू नॉट I1 बाय 2R। कॉमन ले लेते हैं बेटा, म्यू नॉट बाय 2R को, तो यहाँ पर क्या बचेगा? I2 बाय 2 और यहाँ पर बचेगा I1। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस स्टेटमेंट से, आप इस स्टेटमेंट से देखो क्या I2 बाय 2 इज ग्रेटर देन I1। अरे ये तो दिख रहा होगा भाई मेरे, यहां से देख ध्यान से, यहां से तुझे दिख रहा होगा I2 बाय 2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मतलब B2 बड़ा हो गया। अगर B2 बड़ा हो गया B1 से, मतलब O पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी है? क्रॉस। O पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये बात 100% ट्रू है। अच्छा अगर मैं ये वाले लूप, छोटे वाले लूप के जस्ट पास वाले पॉइंट पर पहुंच जाऊं, अंदर ही हूं मैं लेकिन बहुत पास पहुंच गया, तो आपको पता है अगर मैं इसके बहुत पास पहुंच जाऊंगा तो बट ऑब्वियस है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट करने लग जाएगी कंपैरेटिव टू इसकी वजह से। आप देखो ना, अगर मैं I1 वाले लूप के बहुत पास पहुंच गया हूं, उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जो I1 लूप के बहुत पास है, तो I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट करने लग जाएगी I2 की मैग्नेटिक फील्ड को, ये बात की तो गारंटी है। और I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी डॉट। तो बेटा O पर क्रॉस है, O पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और I1 के पास अगर मैं पहुंच जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाती है। इसका मतलब क्या कहीं बीच में 0 100% हुई होगी? भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसका मतलब कहीं बीच में कहीं कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर वो 0 हुई होगी, गारंटी हुई होगी। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं 0 हुई है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये तो कह रहा है 0 हो ही नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं इस और इस पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं 0 हुई है। गॉट दी पॉइंट? तो एक बढ़िया सी पार्ट इसका बहुत ही बढ़िया था, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहां से लिया गया है? जे एडवांस 2022 में आया अब क्वेश्चन। उसमें क्या बोला गया है? दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट्स लाइंग ऑन द XY प्लेन। ये सारे के सारे XY प्लेन में है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक L लेंथ का वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, फिर वो इधर मुड़ गया है जिसकी लेंथ L/2 दी है। ये एक यहाँ पर सेमी सर्कुलर शेप लेता है जिसका रेडियस L/2 दिया है। ये यहाँ पर L/4 लेंथ का वायर है। फिर ये यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल की शेप लेता है, उसकी रेडियस L/4 दी है, और फिर वापस स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी लेंथ 3L/4 दी है। इसमें करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिए कि आप डिवाइड कर लिया करें इस पूरे के पूरे वायर को इनटू दी सेगमेंट्स और उनको नंबर दे दीजिए। फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट को मैं नंबर दे देता हूं 1, फिर इस स्ट्रेट सेगमेंट को नंबर दे देते हैं लेट अस से 2, इस सेमी सर्कुलर सेगमेंट को लेट अस से नंबर दे देते हैं 3, इस स्ट्रेट वायर सेगमेंट को नंबर दे देते हैं 4, फिर क्वार्टर सर्कुलर जो सेगमेंट है इसको नंबर दे देते हैं लेट अस से 5, एंड इस स्ट्रेट वाले को वापस नंबर दे देते हैं लेट अस से 6। डन, सिंपल। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लिखनी है
उसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो सेकंड सेगमेंट है वायर का, ये आपको ओ पॉइंट की तरफ ही या ओ पॉइंट से ही पास होता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको एलोंगेट कर दूं या एक्सटेंड कर दूं तो ये ओ पॉइंट से ही पास होगा। तो ये लग रहा है कि जैसे कि ओ पॉइंट से पास होता, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सेकंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो जीरो। सिमिलरली जो फोर्थ सेगमेंट है ये ऐसा ही लग रहा है कि ओ पॉइंट से पास होता, तो इस फोर्थ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। एंड सिमिलरली ये जो सिक्स्थ सेगमेंट है ये भी ओ पॉइंट से ही पास होते हुए लग रहा है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट सेगमेंट की वजह से, थर्ड सेगमेंट की वजह से एंड फिफ्थ सेगमेंट की वजह से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आप लिख सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू ड्यू टू द फर्स्ट सेगमेंट, ड्यू टू द थर्ड सेगमेंट एंड ड्यू टू द फिफ्थ सेगमेंट, क्योंकि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब डायरेक्शन भी समझते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को ओपन कर दो पॉइंट की तरफ, तो जो पाम होगा वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है। इस लूप की वजह से भी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर ही है, और इस वाले लूप की वजह से भी अंदर ही है। तो तीनों की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं इनके मैग्नीट्यूड का, सिंपली सम कर दो क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। अगर सेम नहीं होती तो मैं अकॉर्डिंगली सॉल्व करता, इस बात का ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन सिंपली अब ऐड कर सकते हैं। और डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन है, मतलब माइनस के कैप होगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो वो यहां पर माइनस के कैप होगी, जिसको अपन बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। अब एक एक करके B1, B3, B5 निकालते हैं और आंसर तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसको समझने के लिए ये स्ट्रेट वायर है, इसके वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इस स्ट्रेट वायर की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकाली जा सकती है बच्चों? आप क्या करते हो, पढ़ रखा है अपन ने, इसको अपन ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। ये इस वायर के एंड को इधर जोड़ दिया, इस वायर के एंड को इधर जोड़ दिया, है ना। और इस पॉइंट की वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेटस से वो d है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेटस से ये कितनी है, ये है d। और ये एंगल लेटस से θ1 बोल लेते हैं, ये एंगल लेटस से θ2 बोल लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हम जानते हैं, हम कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही होता है भाई। कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी? नहीं। अब सिमिलरली अगर ये वायर है और मुझे ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, मुझे इसको ओ पॉइंट से मिला देना चाहिए ऐसे। जब मैंने इसको ओ पॉइंट से मिला दिया, प्रॉपर्ली स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाता, ये मिला दिया, तो आप देखें ये लेंथ L है, ये L/2 है और ये भी L/2 है, तो इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। तो ये लेंथ भी कितनी हो गई टोटल L, बेटा ये L ये L। तो क्या अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि ये L ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। θ2 तो हो गया 45, θ1 हो गया 0। तो जब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4π, बेटा D कितना है, ये हो गया है L साइन 45, दैट विल बी 1/√2, और साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा, ये B1 आ गया। अब इसकी वजह से देखें तो ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। B2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r या 4r, म्यू नॉट आई बाय 4r, 2r तो पूरे सर्कल की वजह से होती है, आधा ही सर्कल है, तो 4r, r की वैल्यू कितनी है L/2, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2l। सिमिलरली अगर मैं B3 निकालूंगा तो क्वार्टर सर्कल ही है, तो उसमें कितना आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स क्वार्टर ही है ना भाई, ये तो क्वार्टर ही है। इसकी रेडियस कितनी है L/4, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन
2L, ये भी म्यू नॉट आई बाई 2L, ये भी म्यू नॉट आई बाई 2L, ठीक है। अब म्यू नॉट आई बाई एल सब में कॉमन ले रखा है, तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो आप देख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आई बाय एल, ये तो कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू नॉट आई बाय एल अगर मैंने कॉमन ले लिया, म्यू नॉट आई बाय एल, तो ये बचेगा 1/4√2L, नहीं 4√2 पाई, 1/4√2 पाई, या 4π√2 लिख लेते हैं अच्छा दिखाने के लिए, 4π√2, ये बचा। और ये कितना हो गया बेटा, म्यू नॉट आई बाय एल, हाफ और हाफ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। और आपको पता है के कैप क्या आएगा यहाँ पर, के कैप वो भी माइनस का के कैप आ जाएगा, वो अपन देख ही चुके हैं। ये रही डायरेक्शन की बात, यहाँ कर ली थी ना अपन ने, अंदर की तरफ है डायरेक्शन। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख रहे हो तो ये आएगा। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कहाँ है, 1/√2 पाई, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय एल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ये मैच कर रहा है, परफेक्ट मैच है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसी के साथ इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने जेईई एडवांस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको देखा, उनको सॉल्व करा, उनको समझा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई होप ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, फिजिक्स के आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।